गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथॉस के आज के इस लेक्चर नंबर 25 का जो ई सेक्शन है अपना, इसमें आप सब बच्चों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 24 में बेटा अपन लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपना सेकंड पॉइंट था कि रेस्पॉन्सिव टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के लिए फिनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का उनको तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे डिबेंचर के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू, या फिर बैंक आपको पेमेंट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कई सारी कैटेगरी इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ एक बिज़नेस की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इन्वेस्टर्स को एक सेफ़ एनवायरनमेंट देना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेफ़ एनवायरनमेंट हो, जो पैसा उन्होंने लगाया है उसका इंटरेस्ट उनको टाइमली मिले, और सभी अमाउंट का जो इंटरेस्ट बनता है वो उसको मिलता रहना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आपके लिए काम करता है। तो ये जो एम्प्लॉय होते हैं इनकी बेनिफिट के लिए भी कंसर्न होना चाहिए हर एक बिज़नेस को। तो ये भी एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यदि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो आपका बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ की तरफ वो कौन सी होती है? जैसे उनकी सैलरी और वेजेस टाइमली दी जाएँ, उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस हों, वेलफेयर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनके कैरियर के रिगार्डिंग डेवलपमेंट उनका होता रहना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनको होनी चाहिए, प्रोविडेंट फ़ंड की मान लीजिए अगर वो रिटायर जब हो जाएंगे तो उसके बाद उनको एक लमसम अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। उनका इंश्योरेंस होना चाहिए कोई भी अनसीन या अनहेमिस हैपनिंग के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनको देने चाहिए। ऐसे ही उनके लिए अच्छा हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और समय समय पर उनको ट्रेनिंग देती रहना चाहिए। यदि हम सप्लायर्स की बात करते हैं तो सप्लायर्स कौन से होते हैं? सप्लायर्स वो होते हैं जो कि आपके बिज़नेस के अंदर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर अदर तो जो भी चीज़ें आपके बिज़नेस को रिक्वायर्ड है उनके लिए वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो कई सारे सप्लायर्स होते हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं, और कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट्स को आपको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। यहाँ जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं एज ए बिज़नेस, वो कौन कौन सी हैं? जैसे उनको टाइमली ऑर्डर परचेज़ का ऑर्डर देते हैं ना, उनके साथ फेयर टर्म्स एंड कंडीशन का होना, उनके लिए रीज़नेबल क्रेडिट पीरियड, यानी वो कितने समय में आप उनको पेमेंट कर देंगे या उनके बिल का भुगतान आप कर देंगे, वो उनको बता के रखना। और अगर कोई ड्यू है बाकी अमाउंट का तो वो भी उनका समय पर कर दिया जाए। ये हमारी बिज़नेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यदि हम कंज्यूमर की तरफ देखें तो कंज्यूमर की तरफ भी एक बिज़नेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आप सभी को पता है कि कोई भी बिज़नेस बिना कंज्यूमर का तो चल नहीं सकता, क्योंकि इस कंज्यूमर्स का ही आप बिज़नेस कर रहे हो, उन्हीं को आप गुड्स देना चाह रहे हो। तो उनके लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए उनको अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज देना, उनके लिए क्वालिटेटिव गुड्स देना, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना और उस नीड के अनुसार ही वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई टाइमली और रेगुलेशन के हिसाब से, और रेगुलेटरी मतलब ऐसी चीज़ ना हो जाए कि गुड्स महंगे हो जाएं, लोगों की डिमांड आए तो चीज़ें आप प्रोड्यूस करके आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है प्राइजेज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको कंज्यूमर अफोर्ड कर सके। और भी कई सारे हैं कि जो भी अगर प्रोडक्ट यूज़ करने में, सर्विस यूज़ करने में कोई प्रिकॉशन लेनी है वो आप उनको बताएं, कोई एडवांटेज हैं वो भी आप उनको उससे अवेयर करवाएं। ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो बिफ़ोर प्रोडक्ट यूज़ तो आपको देना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस भी ज़रूर प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर कोई कंज्यूमर को प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट से तो उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए भी कोई टोल फ्री नंबर या कोई कंप्लेंट नंबर आपको उनको देना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी है तो उसका कोई एक्शन होना चाहिए। और कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस, जैसे मान लीजिए वज़न कम करना या प्रोडक्ट का वज़न कम कर देना, प्राइस का बढ़ा देना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फिर आता है आपके कॉम्पिटिटर कौन होता है? ये दूसरे बिजनेसमैन हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आप ही की तरह सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिल सकता है, आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करने के लिए न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आपको और बेटर बनाएंगे। इसलिए हमें अपने कंपटीशन के साथ मिलके, या यूँ कहें कि एक तरीके से या एक सिस्टमेटिक वे में उनके साथ हमें कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। तो यहाँ जो बिज़नेस है वो ये कि आप कभी भी उनका नेगेटिव एक्टिविटीज़ को ना करें।
कहीं भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसा ना करें जिसकी वजह से दूसरा बिजनेसमैन भी प्रॉब्लम में आए, आप लोग भी प्रॉब्लम में आए और इसका खामियाजा सिर्फ कस्टमर को भुगतना पड़ता है। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो एक बिज़नेस की होती हैं, जैसे हाई कमीशन, किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तोड़ने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर के बिज़नेस को तोड़ने के लिए आप उनको हाई कमीशन ना ऑफ़र करें। ऐसे ही कस्टमर्स को ज़्यादा डिस्काउंट ना दें या उनको फ्री में गुड्स ना बेचे जाएं। ऐसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट जो कि आपकी कंपनी जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी इमेज को ख़राब करें, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। फिर आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ बिज़नेस की रेगुलेशंस होते हैं कि क्योंकि आप जब बिज़नेस रन करते हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो हमें एज ए बिज़नेस उन रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं हमारे बिज़नेस की, जैसे जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है, जिस गाइडलाइंस के हिसाब से कहा है, ऐसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना बिज़नेस को स्टार्टअप करना, सभी फीस ड्यूटी टैक्सेस को टाइमली और ऑनेस्टली सबमिट करना, गवर्नमेंट को देना, मोनोपोलिस्टिक या फिर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस उनको अवॉइड कर देना। अगर कोई आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं या एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं तो उसको भी स्टॉप कर देना। और सबसे बड़ी चीज़, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच में करप्शन या ब्राइब को बढ़ावा देना, ये हमें रोकना है। तो ये करप्शन को हमें रोकना है, एज ए बिज़नेस बढ़ावा नहीं देना है। अपने चंद बेनिफिट के लिए हम उनको करप्ट या ब्राइब दे, वो एक गलत एक्टिविटी मानी जा रही है। फिर आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या कहा जाता है कि सोसाइटी के अंदर क्या है, इंडिविजुअल्स है, सोसाइटी में ग्रुप्स है, सोसाइटी में ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और सोसाइटी में ही फैमिलीज़ है। तो यहाँ पे कई सारे मेंबर्स हैं और ये सभी लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। तो यहाँ इनके बीच में एक रिलेशनशिप नज़र आता है, इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिलीज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप नज़र आता है, जो कि कहीं ना कहीं कहीं तो डायरेक्ट है और कहीं कहीं इनडायरेक्ट है। तो क्योंकि बिज़नेस सोसाइटी का एक पार्ट माना जाता है और हम सोसाइटी के बीच में रहते हुए हमें उन सब के साथ हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी हमारी सोसाइटी के लिए भी बनती है। कौन कौन सी बनती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है कि जो हमारे सोसाइटी में रहने वाला जो वीकर सेक्शन है, हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। उनके डेवलपमेंट के लिए हमें एक्टिविटी करते रहना चाहिए, सोसाइटियल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कल्चर वैल्यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए, कोशिश हो सके तो हमें एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसको वेस्ट ना होने दें, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, स्पोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट करें, कल्चर को प्रमोट करें और जितना हो सके रिसर्च, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन जैसे ऐसे क्षेत्र जिसके में सोसाइटी का डेवलपमेंट है, भलाई छुपी है, उन सेक्टर्स में भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते चलें। तो यदि हम CSR जो होती है इशू, ये क्या है कि कई तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे देखा जाता है। कई बार ये देखा गया है कि CSR में क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स में लैकनेस है, कहीं ना कहीं कोई गैप है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करते। यस, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस डेवलप हो, नेशन डेवलप हो, सोसाइटी डेवलप हो, तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या इन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। तो CSR के अंदर कुछ एरियाज़ के बारे में बताया गया है जो कि ISO 26000 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक पोलैंड ने जैसे अपने यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज किया था, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भी क्या किया गया है कि बेसिक लॉ के अंदर CSR को एक प्रोविज़न के तौर पे डाला गया है। यहाँ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, वहाँ पे हमें उन जो हमने ये पढ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये सिर्फ हमें बुकिश नहीं रखनी है, ये हमें इम्प्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी चाहिए। यस, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा है कि हम कई सारे सेक्टर और कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे हम कहीं ना कहीं डिपेंड हैं, सोसाइटी पे डिपेंड है। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट और डेवलपमेंट हर बिज़नेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके खुद के इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशन से ही हो सकती हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का, वो उसका यह है कि हर एक पर्सन को कल्चर गुड्स अच्छे डेवलप होने चाहिए। आजकल देखिए कि समाज
अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ट्रेनिंग, या यूँ कहें कि अनस्किल्स ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों से गुजर रहा है। तो यहाँ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन इंडस्ट्री की नीड के अनुसार हमें इन लोगों के लिए इस क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ करना है। ये हर एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ कुछ हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि उनके इंटरेस्ट एरिया से रिलेट करती है, जैसे साइंस और एजुकेशन में सपोर्ट करना, कल्चर और नेशनल हेरिटेज जैसी चीज़ों को सपोर्ट करना, नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए प्रमोट करना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ को इंक्रीज़ करना यानी स्किल्स को इंक्रीज़ करना, कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना, पॉसिबल हो सके तो टाइमली बेसिस पे चैरिटी को भी करते रहना, लोकल कम्युनिटी के साथ मिलजुल के काम करना, उनके हेल्थ और उनके लाइफ स्टाइल को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके उसके बारे में सोचना या उसके बारे में कुछ एग्जीक्यूशन हो सकता हो। ये सारी हमें कुछ इंटरेस्ट है जो सोसाइटी के लिए हमें देखना चाहिए। यदि हम देखें कि क्या इम्पोर्टेंस हमें नज़र आती है CSR की, हमने बात तो कर ली इतनी सारी, पर इसकी आवश्यकता भी ज़रूरी है। सबसे पहला क्षेत्र आता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या कहता है कि जैसे अमेज़न ने अपने नियरली 1,50,000 आइटम्स के ऊपर इस चीज़ को इनोवेट भी किया था। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक जो जियोफ मैकडोनल्ड जो थे उनकी एक उन्होंने वीडियो देखी थी, जो कि यूनिलीवर ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और HR मार्केटिंग भी थे। उन्होंने क्या कहा कि हमने एक लेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे काम किया है जिसमें यूनिलीवर वाज एबल टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट। तो उसमें यूनिलीवर ने अपने कुछ नए प्रोडक्ट इनोवेट भी किए जो कि कम पानी से ज़्यादा, मतलब पानी उसमें कम से कम वेस्ट हो। जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं ना, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं शेव बनाने के लिए, हेयर शेव बनाने के लिए, या आपके देख रहे हैं जिसमें आप इन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं घरों में। तो ये भी तो ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेट हुए जो कि कम से कम पानी को वेस्ट करने से बचाते हैं। ऐसे ही एक कॉस्ट सेविंग की इंपॉर्टेंस भी नज़र आती है CSR करते वक्त। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें, इसका भी एग्जांपल हमने इसमें लिया है कि जो जनरल मिल्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पे एनर्जी को सेव करने के लिए 2015 में कुछ प्रयास किए और उसमें उन्होंने 20% तक का इसमें कामयाबी हासिल करी। 2011 की जो उनकी CSR रिपोर्ट थी, उन्होंने ये बताया कि हमने एक एनर्जी मॉनिटरिंग जो है मीटर्स, उनको उन्होंने कई इक्विपमेंट्स में फ़िट किया और वहाँ से उन्होंने क्या देखा कि हमने अराउंड $6 लाख तक की बचत करी बिजली की सेविंग में। ये भी एक अच्छा एक एग्जांपल है CSR के तहत। फिर आता है ब्रांड डिफरेंशिएशन। देखिए प्रीवियस में क्या था, पास्ट के अंदर ब्रांड डिफरेंशिएशन एक प्राइमरी रीज़न हुआ करता था CSR को करने का। कंपनीज़ जैसे कई सारी है, टिम्बरलैंड, जिन्होंने अपनी वॉइस में कहा था कि कंपनी अपने वैल्यूज़ की वजह से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे उनके लिए CSR इनका रोल प्ले करके गया। जैसे कोला वार आप सबने सुनी होगी कि दो बिज़नेस कंपनीज़ हैं जो कोला वार के नाम से फेमस है, कोक एंड पेप्सी। तो इन्होंने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए अपनी CSR एक्टिविटीज़ को क्या किया था, इन्हेंस कर दिया था। तो अब क्या है, इस तरह की ये CSR एक्टिविटीज़ को और भी कर रहे हैं ताकि मार्केट में इन दोनों कंपनीज़ की जो इमेज है वो भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। फिर ये आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि मार्केट में CSR एक्टिविटीज़ क्यों करें। इसके लिए भी यूनिलीवर ने कहा कि जो उनके मैकडोनल्ड थे, हमने ऊपर बात की थी, उन्होंने मेंशन भी किया था कि हम यहाँ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो है सोसाइटी का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों को ये समझा सकते हैं कि हम सिर्फ ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये सोसाइटियल डेवलपमेंट है और ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। तो इसके लिए भी हमें CSR एक्टिविटी ज़रूरी नज़र आती है क्योंकि CSR एक्टिविटी से सोशल डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है और इजी हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री आजकल की जो चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट जो चीज़ें हैं उन पे वर्क कर रही होती हैं और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें अच्छी कर सकती है। इसलिए CSR की इंपॉर्टेंस हमें नज़र आती है। तो आई होप बच्चों के आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।